हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने खानवा का युद्ध डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि खानवा के युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है, बाबर की जीत होती है। और राणा सांगा जो है, उन राणा सांगा की खानवा के युद्ध में क्या होती है, हार होती है। और खानवा के युद्ध में हार होने के बाद राणा सांगा जो है, उन राणा सांगा को कालपी नामक जगह पर क्या दिया जाता है, विष दिया जाता है, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इन राणा सांगा का दाह संस्कार कहाँ किया गया, मांडलगढ़ में किया गया। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। वहां पर क्या बनी हुई है, राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। तो राणा सांगा जो है, वो राणा सांगा क्या होते हैं, खानवा का जो युद्ध है वो एकमात्र ऐसा युद्ध था जो राणा सांगा अपने लाइफ के अंदर हारते हैं। अब राणा सांगा की मृत्यु हो जाने के बाद जो राणा सांगा थे, इन राणा सांगा के कुछ प्रमुख पुत्र थे। राणा सांगा, अगर हम राणा सांगा के पुत्रों की बात करें तो राणा सांगा का एक प्रमुख पुत्र था भोजराज। भोजराज के बारे में सबको पता है कि भोजराज जो थे वो कौन थे, भोजराज जो थे वो मीराबाई के पति थे। तो भोजराज जो हैं, इन भोजराज की शादी जो होती है वो मेड़ता के रतन सिंह जो थे, मेड़ता के रतन सिंह, और उनकी पुत्री थी मीराबाई। उनके साथ क्या होता है, भोजराज की शादी हुई थी। भोजराज कौन थे, भोजराज राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। और इन भोजराज का विवाह किनके साथ होता है, इन भोजराज का विवाह होता है मेड़ता के रतन सिंह की पुत्री मीराबाई के साथ। ये भोजराज जो थे, ये राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में शहीद हो गए थे। राणा सांगा का जो दूसरा पुत्र था, उसका नाम था रतन सिंह। इससे पहले रतन सिंह पढ़ चुके हैं हम, जब हमने पढ़ा था, हमारा मेवाड़ पढ़ रहे थे तो रतन सिंह रावल पढ़ा था हमने, अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो वो प्रथम रतन सिंह थे। तो ये कौन से रतन सिंह हो गए, रतन सिंह द्वितीय। तीसरे जो पुत्र आते हैं राणा सांगा के, उसका नाम है विक्रमादित्य। और राणा सांगा का जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम है उदय सिंह। राणा सांगा का जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है उदय सिंह। वैसे राणा सांगा के 5 पुत्र थे, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा भोजराज और सबसे छोटा कौन है, उदय सिंह। भोजराज कहां चले गए, भोजराज खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। गद्दी पर कौन बैठेगा, अब गद्दी पर बैठेगा रतन सिंह। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। रतन सिंह का जो कार्यकाल, अगर हम रतन सिंह की बात करें, रतन सिंह द्वितीय बोलना ज्यादा सही रहेगा। 1528 ईस्वी में रतन सिंह क्या होते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं गद्दी पर, 1528 ईस्वी में रतन सिंह जो है वो, रतन सिंह द्वितीय जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। अब ये जो रतन सिंह द्वितीय है, इन रतन सिंह द्वितीय की हत्या हो जाती है बूंदी में। जो रतन सिंह द्वितीय हैं, इन रतन सिंह द्वितीय की हत्या हो जाती है बूंदी में। सूरजमल के साथ युद्ध करते हुए रतन सिंह जो है वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कहां पर, बूंदी में। वैसे रतन सिंह जो थे, अगर हम राणा सांगा को देखें या राणा कुंभा को देखें, तो अगर राणा कुंभा और राणा सांगा को देखते हुए हम आगे आए, तो आगे वाली पीढ़ी के अंदर, यानी कि राणा सांगा की बाद की पीढ़ी के अंदर, रतन सिंह जो है उसने कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं किया। रतन सिंह की चूंकि मृत्यु हो गई, तो रतन सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, विक्रमादित्य बैठेगा। तो विक्रमादित्य के द्वारा भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए गए और विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है बनवीर के द्वारा। और फिर जो उत्तराधिकार जो आता है वो किसके पास आता है, उदय सिंह के पास आता है। तो रतन सिंह जो थे वो सन 1528 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। और 1528 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद सन 1531 ईस्वी में, यानी कि लगभग 3 साल के कार्यकाल के बाद, 1531 ईस्वी में बूंदी के अंदर सूरजमल से लड़ते हुए रतन सिंह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो रतन सिंह द्वितीय शहीद कब हुए, 1531 ईस्वी के अंदर। अच्छा, जो राणा सांगा थे, उन राणा सांगा की एक पत्नी का नाम था कर्मावती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राणा सांगा थे, इन राणा सांगा की पत्नी का नाम था कर्मावती। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको राणा सांगा और कर्मावती, ठीक है।
तो राणा सांगा जो है, उन राणा सांगा की पत्नी का नाम क्या था? राणा सांगा की पत्नी का नाम कर्मावती था। जो रतन सिंह था, ये रतन सिंह धनबाई का पुत्र था। राणा सांगा की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम धनबाई था। तो जो रतन सिंह द्वितीय था, ये धनबाई का पुत्र था। तो रतन सिंह के मरने के बाद में जो रतन सिंह का सौतेला भाई है, जो विक्रमादित्य है, कर्मावती के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था विक्रमादित्य, एक पुत्र का नाम था उदय सिंह। तो रतन सिंह जो है, उनके रतन सिंह के मरने के बाद रतन सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई। राज सिंहासन किसके पास आ गया? विक्रमादित्य के पास आ गया। क्योंकि विक्रमादित्य के अंदर एक भी ऐसा गुण नहीं था जो राजकाज को प्रगति से आगे बढ़ाने में सफल हो। इसलिए क्या होता है कि इस विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर, या ये कहें कि मेवाड़ जो है, उस मेवाड़ पर आक्रमण होता है सन 1533 ईस्वी के अंदर। 1533 के अंदर गुजरात का शासक है बहादुर शाह। गुजरात का शासक है बहादुर शाह। वो क्या करता है? ये बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ पर आक्रमण करता है। क्या घटनाक्रम घटित हुआ? राणा सांगा की मृत्यु हुई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठते हैं रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह जो थे वो धनबाई के पुत्र थे। रतन सिंह जो हैं, इनकी भी मृत्यु हो जाती है सन 1531 ईस्वी के अंदर, गुजरात के बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए। फिर गद्दी पर बैठता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो था वो कर्मावती का पुत्र था। कर्मावती के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र विक्रमादित्य, छोटा पुत्र उदय सिंह। तो अब गद्दी पर कौन बैठता है? अब गद्दी पर बैठता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है, ये जब ये गद्दी पर बैठता है तो उस टाइम 1533 ईस्वी में गुजरात का शासक था बहादुर शाह। यह बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो जब बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो रानी कर्मावती जो है वो क्या करती है? इस बहादुर शाह के साथ संधि करती है। जो रानी कर्मावती है वो क्या करती है? रानी कर्मावती जो है, ये रानी कर्मावती और बहादुर शाह के बीच में क्या होती है? संधि होती है। ये पुत्र में लखन नहीं हो तो काम कौन करेगा? माता को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर संधि कौन कर रही है? संधि माता यानी कि कर्मावती को करनी पड़ रही है, क्योंकि पुत्र के अंदर राज कार्य को चलाने के एक भी लखन नहीं है, एक भी गुण नहीं है उसके अंदर। इसलिए सारे के सारे काम कौन करेगा? इसलिए सारे के सारे काम जो है वो कर्मावती को आगे बढ़ के करने पड़ रहे हैं। तो कर्मावती ने बहादुर शाह के साथ संधि की। संधि की शर्तें क्या थी? संधि की शर्तों के अनुसार कर्मावती ने एक तो दिया रणथंभौर दुर्ग, और साथ में बहुत सारा धन। और ये दोनों चीजें देकर के बहादुर शाह को क्या किया? इन दोनों चीजों को देकर के बहादुर शाह को वापस यहाँ से विदा किया और कहाँ भेज दिया? गुजरात। कि भाई वापस अपने गुजरात चला जा। लेकिन बहादुर शाह क्या करता है? बहादुर शाह इसके एक साल बाद ही, यानी कि सन 1534 के अंदर दोबारा से मेवाड़ पर हमला कर देता है। 1534 में बहादुर शाह दोबारा से क्या करता है? दोबारा से मेवाड़ पर हमला करता है। जब बहादुर शाह दोबारा से मेवाड़ पर हमला करता है तो इस दौरान रानी कर्मावती, इधर बहादुर शाह गद्दी पर बैठा हुआ है विक्रमादित्य। तो 1534 ईस्वी में जब दोबारा से बहादुर शाह हमला करता है किसके ऊपर? मेवाड़ के ऊपर। तो इस समय रानी कर्मावती क्या देखती है? रानी कर्मावती जो है वो मदद मांगती है, और मदद मांगने के लिए क्या करती है कर्मावती? हुमायूं के पास राखी भेजती है। हुमायूं के पास राखी भेजती है। हुमायूं के पास से राखी का जवाब आता नहीं है। हुमायूं के पास से कोई जवाब नहीं आता। जब हुमायूं के पास कोई जवाब नहीं आता और अपने सारे रास्ते मदद के बंद होते देख रानी कर्मावती क्या करती है? रानी कर्मावती अपने दोनों पुत्रों यानी कि विक्रमादित्य प्लस उदय सिंह, इन दोनों पुत्रों को क्या करती है? दोनों पुत्रों को यहाँ से भेज देती है। रानी कर्मावती क्या करती है? रानी कर्मावती जो है वो अपने दोनों पुत्रों उदय सिंह और विक्रमादित्य, उन दोनों को कहाँ भेज देती है? उन दोनों को यहाँ से निकालती है, यहाँ से भेज देती है। कहाँ भेजती है? इन दोनों को भेज देती है बूंदी। और फिर रानी कर्मावती के द्वारा निश्चय किया जाता है कि अब मेवाड़ के सामने साके के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो उस दौरान साके में दो चीजें होती हैं। साके में दो चीजें क्या क्या होती हैं? आपको पता है। साके में एक होता है केसरिया,
एक तो होता है केसरिया, एक होता है जौहर। अब केसरिया कौन करेगा भाई, क्योंकि मेन तो राजा कौन था, राजा था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को यहाँ से भेज दिया अपने भाई उदय सिंह के साथ। तो अब केसरिया किसके, अब केसरिया कौन करेगा, तो केसरिया करने की जिम्मेदारी जो दी जाती है वो दी जाती है रावत बाघ सिंह को। केसरिया, केसरिया कौन करेगा, केसरिया करेगा रावत बाघ सिंह। देवलिया जो अभी प्रतापगढ़ के अंदर पड़ता है, उस देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को बनाया जाता है, महाराणा का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी कि महाराणा का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, महाराणा का रिप्रेजेंटेशन करेगा रावत बाघ सिंह। कहाँ के रावत बाघ सिंह, देवलिया के हैं। देवलिया कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में। तो केसरिया की जिम्मेदारी जो दी जाती है वो दी जाती है रावत बाघ सिंह को, कि रावत बाघ सिंह के रिप्रेजेंटेशन के अंदर रावत बाघ सिंह खुद महाराणा का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, महाराणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में जो मेवाड़ के वीर हैं वो मेवाड़ के किले का, चित्तौड़ के किले का दरवाजा खोलेंगे और जितनी भी शत्रु को क्षति पहुंचा सकते हैं वो मैक्सिमम क्षति पहुंचाते हुए वीरगति को प्राप्त होंगे। तो केसरिया की जिम्मेदारी किसके पास आई, केसरिया की जिम्मेदारी आई आपके रावत बाघ सिंह के पास। जौहर किसके नेतृत्व में होगा, जौहर होगा रानी कर्मावती के नेतृत्व में। जौहर किसके नेतृत्व में हो रहा है, यहाँ पर जौहर हो रहा है रानी कर्मावती के नेतृत्व में। ऐसा कहा जाता है कि रानी कर्मावती के साथ 13,000 महिलाएं जो है, उन 13,000 महिलाओं ने क्या किया था, जौहर किया था। तो रानी कर्मावती जो है, उन रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है और रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, साका होता है। और ये कब होता है, 5 मार्च, सॉरी 1535। ये डेट महत्वपूर्ण है, 5 मार्च 1535। ये क्या है, सेकंड साका है मेवाड़ का। तो हुआ क्या, बहादुर शाह आक्रमण करता है मेवाड़ के ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर, और किसी भी प्रकार की मदद का कोई रास्ता ना देख करके रानी कर्मावती जो है उनके द्वारा निर्णय किया जाता है साके का। साके के अंदर केसरिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो करते हैं रावत बाघ सिंह, कहाँ के हैं, देवरिया के हैं। और जौहर जो है वो रानी कर्मावती के नेतृत्व में किया जाता है। रानी कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाएं जो चित्तौड़ की हैं वो क्या करती हैं, जौहर करती हैं। और इस प्रकार से ये होता है मेवाड़ का सेकेंड साका। पहला हमने पढ़ा था, पहला हमने कब पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह के दौरान केसरिया किया गया था, और रानी पद्मिनी के दौरान के द्वारा क्या किया गया था, जौहर किया गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, चित्तौड़ पर हमला किया था। तो वो प्रथम शाखा था। ये कौन सा शाखा हो गया, ये हो गया यहाँ का द्वितीय शाखा। तो इस प्रकार क्या हुआ, रानी कर्मावती के द्वारा क्या कर लिया गया, जौहर कर लिया गया, और रावत बाघ सिंह के द्वारा होता है यहाँ पर केसरिया। अब बहादुर शाह जो है वो क्या करता है, बहादुर शाह चित्तौड़ पर हमला करता है। चित्तौड़ पर हमला करने के बाद चित्तौड़ को लूटता है। जब बहादुर शाह चित्तौड़ को लूट रहा था तो उसी दौरान बहादुर शाह को खबर मिलती है कि हुमायूं जो है वो अपनी सेना लेकर कहाँ पहुंच रहा है, चित्तौड़ पहुंच रहा है। हुमायूं कहाँ पहुंच रहा है, हुमायूं चित्तौड़ पहुंच रहा है। तो बहादुर शाह लूटे हुए सामान को लेकर के यहाँ से भागता है और नाव के रास्ते वो यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन बीच समुद्र में उसकी नाव पलट जाती है, और नाव के पलट जाने के कारण से बहादुर शाह की क्या हो जाती है, वहीं पे मृत्यु हो जाती है। पीछे चित्तौड़ कौन पहुंचा, हुमायूं। हुमायूं भी चित्तौड़ को लूटता है, और लूटकर हुमायूं वापस दिल्ली चला जाता है। हुमायूं के वापस यहाँ से जाने के बाद में जो चित्तौड़ के सरदार हैं, वो चित्तौड़ के सरदार क्या करते हैं, चित्तौड़ के सरदार वापस बुलाते हैं उदय सिंह को, सॉरी वापस बुलाते हैं विक्रमादित्य को, कहाँ से, बूंदी से। तो चित्तौड़ के सरदारों द्वारा बूंदी से विक्रमादित्य को वापस बुलाया जाता है, और विक्रमादित्य को वापस से चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब चूंकि विक्रमादित्य कैसा राजा है, विक्रमादित्य का अयोग्य शासक है, उसे शासन व्यवस्था की समझ ही नहीं है, तो इसका फायदा कौन उठाता है, इसका फायदा उठाता है बनवीर। बनवीर कौन है, बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हमने कहा था उड़ना राजकुमार, यानी कि जो महाराणा सांगा का भाई था, उस पृथ्वीराज सिसोदिया प्लस पुतल दे, पुतल दे कौन थी, दासी थी, इन दोनों का पुत्र था। बनवीर कौन था, बनवीर जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी जिसका नाम था पुतल दे, उस दासी का पुत्र था। यानी बनवीर कौन था, बनवीर दासी पुत्र था।
तो मौके का फायदा उठाकर बनवीर क्या करता है, बनवीर जो है वो इस विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। बनवीर क्या करता है, बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए, विक्रमादित्य का भाई और था, क्या नाम था, उदय सिंह, जो कि कर्मावती का छोटा बेटा है। बनवीर जो है अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए अब क्या करता है, वो चाहता है कि मैं उदय सिंह की भी क्या कर दूं, हत्या कर दूं। तो अब वह उदय सिंह की हत्या करने के लिए चित्तौड़ के महलों की ओर प्रवेश करता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर हमने क्या-क्या महत्वपूर्ण चीजें देखी, इस क्लास में जो महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज हमारे पास आती है, वो यही आती है कि मीराबाई जो है, उन पहली बात तो मीराबाई कहाँ की थी, तो आप कहोगे मेड़ता की थी। किसकी पुत्री थी, तो कहोगे रतन सिंह की पुत्री थी। किसके साथ विवाह हुआ, तो कहोगे भोजराज के साथ विवाह। भोजराज कौन था, राणा सांगा का पुत्र था। पहली चीज, भोजराज कौन से युद्ध में शहीद हुए, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ जब वो बाबर से मिलकर युद्ध कर रहे थे, मतलब राणा सांगा और भोजराज मिलकर जब बाबर की सेना से युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध के अंदर भोजराज क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। राणा सांगा का दूसरा पुत्र कौन सा है, रतन सिंह। भोजराज राणा सांगा की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठा, रतन सिंह बैठता है। लेकिन रतन सिंह क्या होता है, रतन सिंह सूरजमल के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाता है सन 1531 ईस्वी के अंदर। तो रतन सिंह के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, रतन सिंह के बाद गद्दी पर बैठता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसका पुत्र है, राणा सांगा और कर्मावती का पुत्र है। कर्मावती के दो पुत्र, बड़ा पुत्र विक्रमादित्य, छोटा पुत्र उदय सिंह। तो अब गद्दी पर कौन बैठा, अब गद्दी पर बैठा विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य के ऊपर हमला होता है 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के द्वारा। संधि होती है, संधि के तहत रणथंभौर दुर्ग जो है वो दिया जाता है किसको, वो दिया जाता है गुजरात के बहादुर शाह को। लेकिन बहादुर शाह दोबारा से हमला करता है सन 1534 ईस्वी के अंदर। और इस बार क्या होता है, इस बार 5 मार्च 1535 जो है, उस 5 मार्च 1535 को क्या होता है, 1535 ईस्वी को होता है जोहर, यानी कि साका, केसरिया प्लस जोहर दोनों साथ में होते हैं। और यह जो केसरिया और जोहर है, जब ये दोनों साथ में होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसको साका बोलते हैं। तो इस साके का नेतृत्व कौन करता है, रावत बाघ सिंह करता है। सवाल पूछा जाए कि मेवाड़ का दूसरा साका जो है वो कब हुआ, तो 1535 का होगी। सवाल पूछ लिया जाए आपसे कि मेवाड़ के दूसरे साके का नेतृत्व किसने किया, तो क्या जवाब दोगे, तो जवाब दोगे केसरिया बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, कर्मावती के नेतृत्व में हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि जो रावत बाघ सिंह है ये कहाँ के थे, तो क्या बताओगे, देवलिया के थे, जो कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि रानी कर्मावती ने मदद के लिए राखी किसके पास भेजी, तो क्या जवाब दोगे, हुमायूं के पास। और फिर होता क्या है कि विक्रमादित्य को दोबारा से जो मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के जो अन्य सरदार हैं, वो सरदार मिलकर के विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठाते हैं। और गद्दी पर बैठने के बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र था जिसका नाम बनवीर, वो बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करता है, वह उदय सिंह की भी हत्या का प्रयास करता है और मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। तो आज की क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। बाकी का हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।